हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का मैंने टोटल 8 चैप्टर्स का एक्सरसाइज मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। और अगर आपको चैनल और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप पूरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट। नंबर 1 है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर एस्टैब्लिश टू। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस लिए एस्टैब्लिश किया जाता है? फॉर डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अदर की फैक्टर्स को डेवलप करने के लिए। Number two is money market face shortage of funds due to inadequate saving। यानी कि मनी मार्केट जो है वो हमेशा शॉर्टेज फंड्स का शॉर्ट इसलिए फेस करती है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सेविंग नहीं होती है। थर्ड वन इज individual investors have lost confidence in the capital market due to what? फाइनेंशियल स्कीम। तो कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल स्कीम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लॉस हो जाता है क्योंकि उन्हें लॉस बेयर करना पड़ता है। Number 4 is commercial bank act as a intermediators in the financial system. For what? For mobilization, the saving and allocation them to various sector of the economy. Next is complete the correlation. तो money market, short term funds, capital market, long term funds. हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक कौन सी है? एसबीआई। कोऑपरेटिव बैंक किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइज का सेक्टर का पार्ट है। इंडिजिनियस बैंकर जो है अनऑथोराइज सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी मार्केट जो है न्यू इशू शेयर करती है और सेकेंडरी मार्केट जो है वो ओल्ड इशू ऑफ शेयर को इशू करती है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द ऑड वर्ड। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट भी होता है। बट डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट एक एंसिलरी फंक्शन, बैंक का एंसिलरी फंक्शन है जिससे बैंक जो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है टूवर्ड्स देयर कस्टमर। नेक्स्ट इज अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर, यानी कि जो फाइनेंशियली इंटरमीडिएटर हैं बट बैंक के अकॉर्डिंग यानी कि ऑथराइज नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? निधि चिट फंड्स और लोन कंपनीज। म्यूचुअल फंड जो है इसका पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल असेट्स, तो इसमें क्या क्या आएगा? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स। लेकिन लैंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल असेट है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव टूल्स, इसमें आएगा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और फॉरेन एक्सचेंज का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। एंड द लास्ट वन इज वेरिएबल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन क्या है हमारा? मार्केट मनी मार्केट इकोनोमाइज यूज ऑफ कैश। रीजनिंग एक करेक्ट आंसर है। देखो आप जब टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करते हो ना तो आपको ईच एंड एवरी जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो समझ में आते हैं कि ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है या फिर नहीं। और जब अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। ओके, सेकंड वन इज मनी मार्केट डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ये भी करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर होगा थर्ड वन, दैट इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन क्या है? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस्ड शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। रीजनिंग क्या है? इन्वेस्टर प्रेफर टू ट्रेड इन अ सिक्योरिटी लिस्टेड प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज। देखो, जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं आज के टाइम। तो यानी कि यहाँ वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है वो डे बाय डे डिक्लाइन होते जा रहा है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रेड के लिए बड़ी बड़ी चीजों को प्रेफर करते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर उनके इंटरेस्ट और उनका जो पैसा है वो सेफ रहे ताकि उनको लॉस ना हो। तो आपका आंसर होगा बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड वन इज assertion the unauthorized sector of the money market lacks transparency।
यानी कि जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हुए जो लोन तो प्रोवाइड करते हैं बट कोई विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरीके का, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं होती है, वो मनमाने तरीके का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जीरो होती है। एक्टिविटीज ऑफ अनऑथराइज सेक्टर आर लार्जली कन्फाइंड इन टू रूरल एरिया, ये भी करेक्ट है, बट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आएगा असर्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक। यस, ये करेक्ट है। सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज जो आता है वो कमर्शियल बैंक के नहीं आता है, वो सेंट्रल बैंक के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। एंड आरबीआई हैज मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज एंड इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। तो जो फर्स्ट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है और जो सेकंड है वो ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ वन इज identify and explain the concept from the given illustration. Number one is Raghu's father regularly invests his money in stock and bonds. तो आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज। इसका रीजन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड। एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को रघु के जो फादर है वो रेगुलरली यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड वन इज सारा मेक्स अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फंड जॉइंटली क्रिएटेड बाय हर फ्रेंड्स एंड द कलेक्टेड फंड्स इज फंड इज देन गिवन टू चूज नंबर ऑफ थ्रू लकी ड्रॉ। ये काइंड ऑफ क्या है, चिट फंड्स है। जैसे अगर आप मुंबई में जाते हो तो इसे बीसी नाम से भी बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, चिट फंड एक्सप्लेनेशन क्या है, चिट फंड इज अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट in which members are regularly contribute to the fund and bids draw are made based on the some criteria mutually agreed upon the members। जिससे मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, चूज करता है, वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट वन इज Tina deposited a lump sum amount of 50,000 in the bank for a 1 year। ये क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट। जहाँ पे टाइम लिमिट दिख जाए आपको वो क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। So fixed deposit refers to a lump sum amount deposited by a customer for a specific period of a time। Fourth one, ABC banks provide demand facilities, safe deposit locker, internet banking एंड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। ये क्या हो जाएगा, एंसिलरी फंक्शन हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि ये सब ऐसे फंक्शन जो एंसिलरी फंक्शन जो बैंक प्रोवाइड करती है उनके कस्टमर्स को। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश। नंबर वन इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली सबसे पहला इसमें पॉइंट है, देखो आपको एग्जाम में ना इसी पैटर्न में आंसर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नंबर वन हम बात करेंगे मीनिंग की। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग होती है, और ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर लेंडिंग होती है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉपरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेलर्स, ये लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं। बट यहाँ का पार्टिसिपेशन होता है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे वन एक्सचेंज हो गया, मनी मार्केट का कैपिटल मार्केट में हो गया, कैपिटल मार्केट का मनी मार्केट। तो ये हमारा हो गया है कैपिटल मार्केट। ये फर्स्ट पॉइंट राइट है, बाकी तो आगे पीछे हो गया, बट इट इज ओके, मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ के पार्टिसिपेंट्स कौन है, मनी मार्केट के, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस कंपनीज। इंस्ट्रूमेंट क्या है कैपिटल मार्केट के, तो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और प्रेफरेंस और शेयर्स। मनी मार्केट के क्या है, ट्रेड बिल्स, देन रिपोर्ट्स, देन कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिपॉजिट। ड्यूरेशन ये शॉर्ट टर्म का होता है मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म और कैपिटल मार्केट का लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब एक दिन में भी आप निकाल सकते हो उसे। ड्यूरेशन की हमने बात की। लिक्विडिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी जो होती है वो यहाँ पे है, sorry, are liquid investment because they are marketable as a stock exchange,
जो इजीली फाइंड नहीं होता बायर के लिए। बट यहाँ पे मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी क्या करता है, इंजॉय करता है, बिकॉज ऑफ the Discount Finance House of India has been established specified for objective of providing ready market for money market instruments. Next is safety कहाँ पर होती है कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें, what is going on, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो काफ़ी रिस्की होता है, जहाँ पे आप पैसा काफ़ी ज़्यादा लगाते हो और रिटर्न में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल स्कैम्स भी होते हैं, है ना, फ्रॉड्स भी होते हैं। लेकिन मनी मार्केट की बात करें तो जो पैसे का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा सेफ होता है एज कम्पेयर टू द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम डिपॉजिट में पहला आता है, डिमांड डिपॉजिट में पहला आता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब पर्सन चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है या डिपॉजिट कर सकता है। टाइम डिपॉजिट का यहाँ पे यूजुअली 1 से 5 साल का टाइमिंग होता है। सेविंग एग्जांपल क्या है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट का क्या है, फिक्स या फिर टर्म डिपॉजिट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 से 6% होता है और यहाँ पे 7 to 9% होता है। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती है डिमांड डिपॉजिट में, एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और टाइम डिपॉजिट में भी जैसे टाइम डिपॉजिट को मतलब जैसे कहा जाता है कि वन डज नॉट नीड एटीएम उटीएम की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही देखो अभी क्या है, टाइम डिपॉजिट में अगर 10 साल के लिए अपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसी भी तरीके की फैसिलिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप पैसा आपको 10 साल बाद ही मिलने वाला है। ओके, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या है, जहाँ पे आरबीआई की चीज के अंदर सारी चीजें फॉलो होती है, यानी कि बैंक को आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जहाँ पे बैंक बैंक या आरबीआई या गवर्नमेंट का कोई किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो मनी लेंडर्स आते हैं, इंडिजिनियस बैंकर्स, अनरेगुलेटेड बैंक, फाइनेंशियल एज वेल। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये सेक्टर पूरा ही प्रिव्यू होता है आरबीआई के अंदर, और यहाँ पे आरबीआई की किसी भी तरीके का काम नहीं होता है, और यहाँ पर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को पैसा दिया जाता है, जिससे वो एक्सप्लॉइट नहीं होते, और यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोगों को एक्सप्लॉइट किया, यानी कि कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेक्स्ट, ये ज़्यादातर अर्बन, सेमी अर्बन में ही ऑपरेट होता है, और ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर द फॉलोइंग। पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ द मनी मार्केट इन इंडियन मनी मार्केट। तो पहले आप थोड़ा सा मनी मार्केट के बारे में बताओगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहला आता है डुअल स्ट्रक्चर इन द मनी मार्केट। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, डुअल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यहाँ पे। अब डुअल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी यहाँ पे काम करता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काम करता है, जिसकी वजह से डुअल स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन द इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि कमर्शियल बैंक का अलग होगा, कोऑपरेटिव का अलग हो, नॉन बैंकिंग, सारे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं फॉर बोरो द डिफरेंट, मतलब मनी बोरो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की यूनिफॉर्मिटी है वो काफ़ी लैक होती है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यहाँ पे फंड्स का शॉर्टेज भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ, हमेशा याद रखो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा गया था अभी, इनएडिक्वेट सेविंग, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट। अभी भी आप गांव में चले जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंसान मिलेंगे जो अभी भी बैंक को इतना महत्व नहीं देते हैं। इंडल्ज, वेस्टफुल कंजम्पशन, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फंड्स का शॉर्टेज होता है।
नेक्स्ट इज सीजनल फ्लक्चुएशन। अब यहाँ पे सीजनल फ्लक्चुएशन में अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, तो बारिश के टाइम में राइस की क्रॉपिंग की जाती है, ठंडी के टाइम में वीट की जाती है। तो ये सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इंडियन मनी मार्केट में। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पे दो काफी ग्रुप्स में डिवाइडेड किया हुआ है, जैसे कि वीकर सेक्शन है, या लो इनकम ग्रुप है, या बैकवर्ड फैमिली है, या बहुत सारे सा ग्रुप है जहाँ पे ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है और बैंकिंग फैसिलिटी उसी हिसाब से प्रोवाइड की भी जाती है। तो ये अभी देखो, आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करो तो यहाँ वहाँ पे ना लिमिट जो है आपको कैश मेंटेन 10,000 तक करना पड़ता है। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओ तो स्टार्टिंग में तो 1,000 था, अभी का आई डोंट नो, पर 1,000 एटलीस्ट आपको मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आपका बैंक का खाता बंद होगा, क्योंकि उसी में से ही आपके बैंक की जो भी सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करती है पैसा माइनस होता रहता है, डेबिट होता रहता है। तो इसीलिए लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। नेक्स्ट इज डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ना आने की वजह से भी मनी मार्केट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को प्रॉपर तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने उसका मीनिंग लिखा है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक इसी तरीके से आपको भी एक्सप्लेन करना है। और ये कितने टाइप में है, पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। पॉपुलर डेफिनेशन भी बतानी है, मतलब जो आप, मैंने यहाँ पे दो लिखा हुआ है, आप कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपको डेफिनेशन इजी लगे, आप पूरे डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। किसी भी तरीके का डिपॉजिट हो, बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट इज, इसमें दो टाइप आता है, पहला डिमांड डिपॉजिट, दूसरा आता है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो है वो जनरली जो है बड़े अमीर लोग ही ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दिया है बिजनेसमैन, कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ट्रस्टीज। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक को ओपन करते हैं। टाइम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे जो जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो एक फिक्स अमाउंट और फिक्स स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है आरबीआई का, सॉरी कमर्शियल बैंक का, प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस। तो लोन्स भी प्रोवाइड करती है, एडवांस भी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, टेन्योर बेसिस पर, टेन्योर को मतलब टाइम पीरियड कहा जाता है, कॉल्स पे भी, शॉर्ट टर्म पे भी, मीडियम टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे भी, इन सारे, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, प्लस बैंक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। तो ये होता है प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस। एंसिलरी फंक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कस्टमर्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सेफ डिपॉजिट लॉक कर देना, डिमांड फैसिलिटी देना, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कराना, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कराना, है ना। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ वन इज क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब से सिंपल सा क्या हुआ, क्रेडिट को क्रिएट करना, पैसे बढ़ाना। तो क्रेडिट क्रिएशन का भी काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। नेक्स्ट वन आता है एक्सप्लेन, थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आपको कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा मीनिंग बताना है, उसके बाद ही आपको कैपिटल मार्केट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला आता है मोबिलाइजेशन लॉन्ग टर्म सेविंग। तो जो लॉन्ग टर्म सेविंग होती है उसको मोबिलाइज करने का काम कौन करता है, कैपिटल मार्केट करता है। अब मोबिलाइज का मतलब क्या, उनको यूज करना अच्छे तरीके से। अब लॉन्ग टर्म इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मार्केट एक साल के लिए भी पैसा डिपॉजिट करती है, लेंड करती है, बोरो करती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को प्रोवाइड कराने का काम भी कैपिटल मार्केट का है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन प्रोसीजर हो गया, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग हो गया, इन सारी चीजें कौन करता है, कैपिटल मार्केट करती है। क्विक वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, इक्विटी एंड डेट बोथ को वैल्यू, यानी कि फेयर और क्विक वैल्यू करती है फॉर शेयर्स एंड बॉन्ड्स का, डेप्ट का। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन
तो यहाँ पे रियल फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे अभी इंटीग्रेशन किसका करती है, रियल फाइनेंशियल सेक्टर, इक्विटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन करती है कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी हमने देखा कि रूल क्या क्या है, अब हम जानेंगे कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इंडिया में ना। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्कैम है ना। तो फाइनेंशियल स्कैम जो है, जैसे एक मेहता करके सीरीज आई थी, तो उसमें फाइनेंशियल स्कैम को बहुत बड़े लेवल पे दिखाया गया था कैपिटल मार्केट के। ओके, प्राइस में मैनिपुलेशन होता है, ट्रेड में मैनिपुलेशन किया जाता है, इनएडिक्वेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट को बढ़ाया जाता है, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, देन इनोशियंस, देन लैक ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, डेप्थ सिक्योरिटीज प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसलिए बढ़ कम होते जा रहा है रीजनल स्टॉक का, क्योंकि लोग जो है वो ट्रस्टेड ट्रेड को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इनफॉर्मल एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ पे काफ़ी तरीके के, मतलब काफ़ी इनफॉर्मल इफिशिएंसी है, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कैपिटल मार्केट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 8 है रोल ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला है, तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स को प्रोवाइड कराती है, लिक्विडिटी को मैनेज करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म को देखती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में हेल्पफुल होती है, कैश को इकोनोमाइज करती है, और इंडस्ट्री और ट्रेड कॉमर्स का ग्रोथ भी करती है। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने मेरे वीडियोस पे, चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का पहले आपको थोड़ा सा मीनिंग दिखाना है, फिर डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद उसके फंक्शंस। सबसे पहला आता है कि वो करेंसीज को इशू करने का काम करता है। आप सबको पता है कि करेंसी को इशू करने का काम, इशू करने का अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। उसके अलावा कोई भी इसे करेंसी को इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है, बैंकर्स की भी बैंक है आरबीआई, और बैंकर्स बैंक है। फिर कस्टोडियम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्रेडिट्स को कंट्रोल करती है, कलेक्शन डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ डेटा को पब्लिश करने का भी काम करती है, प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस को भी हैंडल करती है, और अदर फंक्शंस को भी हैंडल करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने पॉइंट्स को शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।